नमस्कार दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों और मेरे शिक्षक और गुरुजनों, सभी को नमस्कार। ये कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित संपर्क एक सोशल इनिशिएटिव जो लिया गया है, जो कि आज के तत्कालिक समय में को देखते हुए जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो ऐसा हमने इसको प्लान किया है और आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है वो है पेशेंट कंप्लायंस एंड इट्स नेसेसिटी टू ओवरकम क्रॉनिक डिसीज। दैट इज प्रेजेंटेड बाय मी आदेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, कैंपस भीमताल। कल हमने डॉक्टर धीरज बिष्ट जी के माध्यम से ओवर द काउंटर ड्रग के बारे में जाना और उनके बारे में हमें किस तरह से यूज करना चाहिए, सारी चीज़ें डॉक्टर बिष्ट जी के माध्यम से हमें देखने को और उस पर जानकारी हमें प्राप्त हुई। आज का जो हमारा विषय है दैट इज़ पेशेंट कंप्लायंस, यानी कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं या आज के समय में अगर हम कहें तो बीमार व्यक्तियों की जो संख्या है वो शायद तुलनात्मक ज़्यादा होगी जो कि स्वस्थ व्यक्ति हो। हर एक तीसरा व्यक्ति आज के समय में किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं और बीमारी के, और उसके साथ साथ में जो बीमार व्यक्ति डॉक्टर की सलाह लेता है वो किस तरह से अपने आप को ठीक रख पाता है और किस तरह से, जो एक विषय हम यहाँ पर ले रहे हैं पेशेंट कंप्लायंस, तो उस पर हम थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह से पेशेंट कंप्लायंस जरूरी है आज के समय में क्रॉनिक डिसीज़ को हैंडल करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए। तो थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर जाते हैं। कंप्लायंस इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच पेशेंट बिहेवियर मैचेस द प्रिस्क्राइबर्स रिकमेंडेशंस, यानी कि जो पेशेंट्स हैं उसका बिहेवियर डॉक्टर के साथ अगर मैच करता है, डॉक्टर के साथ उसकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी है, तो पेशेंट कंप्लायंस है, यानी कि पेशेंट फॉलो करता है डॉक्टर की एडवाइस को। इट यूज इम्प्लाइज द लैक ऑफ पेशेंट इन्वॉल्वमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड विद नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज यील्डिंग एंड सबमिशन। वी कैन से कि ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर को समर्पित कर देता है स्वयं को। ऑन द सेम नोट, नॉन कंप्लायंस कैन इम्प्लाई डिसोबियंस, और अगर हम दूसरे इसके पक्ष में बात करें तो जो नॉन कंप्लायंस है वो डिसोबियंस की बात करता है, यानी कि वो डॉक्टर्स को फॉलो नहीं करता। एडहेरेंस इसी का एक सिमिलर वर्ड है कंप्लायंस का ही। तो दैट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट बिहेवियर मैचेस एग्रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर, यानी कि यहाँ पे एडहेरेंस से अगर हम उसका एक बार देखेंगे कि जो पेशेंट्स हैं वो एग्री करता है डॉक्टर की रिकमेंडेशंस को और उसको फॉलो करता है, तो ये एडहेरेंस हुआ। इट टेक द डेफिनेशन ऑफ कंप्लायंस वन स्टेप फर्दर बाय स्ट्रीमिंग द नीड ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर पेशेंट एग्री है और वो डॉक्टर की जो जितनी भी बातें हैं उसको एज सच फॉलो कर रहा है, यानी कि वो उसको प्रॉपरली फॉलो करना शुरू कर दिया है। पेशेंट हैज फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड वेदर टू एडहेयर द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, यहाँ पे पेशेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो डॉक्टर को एडहेयर करे या नहीं करे, उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करे या नहीं करे। कंडीशन है कि जब पेशेंट को विश्वास हो जाता है डॉक्टर के ऊपर तो वो उसको फॉलो करने लगता है, और यही एडहेरेंस है, यानी कि वो अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में कहें तो एक तरह से वो डॉक्टर के प्रति निसंदेह रूप से उसको फॉलो करने लगा है। नॉन एडहेरेंस इज नॉन एसोसिएटेड विद ब्लेम ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट। देन इसी का सिमिलर एक और वर्ड है कंकॉर्डेंस। इट इज different in that relate to behavior between the doctor and the patient, whereas adherence and compliance are used with respect to the medication taking nature of patients. Concordance इसमें एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट शब्द हो जा रहा है, जहाँ पे कि जो आपका पेशेंट का बिहेवियर और डॉक्टर का बिहेवियर दोनों सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट और जो डॉक्टर है एक मित्र की तरह आपस में बातों को शेयर करते हैं। पेशेंट अपनी बीमारियों के विषय में डॉक्टर को बताता है और जो डॉक्टर है वो उससे पूर्ण रूप से जानकारी उसकी लेने के बाद बीमारियों की उसका जो इलाज है वो शुरू करता है। तो यहाँ पे एक दोनों के बीच में रिलेशनशिप और एक बॉन्डिंग शुरू हो जाती है कॉन्कॉर्डेंस के माध्यम से। इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट दैट इज रीच्ड आफ्टर ए डिस्कशन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पेशेंट, इन विच द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिस्पेक्ट्स द फीलिंग एंड बिलीव्स द पेशेंट्स, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो पेशेंट की फीलिंग को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पता है। तो इस तरह से जो एक रिलेशन बनता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में और पेशेंट के बीच में,
तो जो कि क्या काम करता है, आगे चल के पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अभी उसका सेकंड सेगमेंट है नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस का अपोजिट अगर हम कहें नॉन कंप्लायंस है, तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, फेलियर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद समथिंग सच एज ए रूल ऑफ रेगुलेशन और वी कैन से एट ए स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इन कंप्लायंस, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पेशेंट किसी बात से एग्री नहीं करता, डॉक्टर के साथ एग्री नहीं होता है, तो अब हम उसको नॉन कंप्लायंस की डेफिनेशन में काउंट करते हैं। एंड दैट इज ए नॉलेज and understanding of the various type of non-compliance commonly encountered in clinical practice would allow the formulation of strategies to take them effectively। अगर हम बात करें तो we have to know such type of non-compliance कि क्या क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या क्या कारक हैं नॉन कंप्लायंस के, जिनको हम यहाँ पे अभी आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ नॉन कंप्लायंस इनकाउंटर्ड इन द क्लिनिकल मेडिसिन। एज एक्चुअल में क्लिनिकल मेडिसिन एक पार्ट है जो वहाँ पे एक जो पेशेंट है वो जाके एडमिट होता है, डॉक्टर उसको देखता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है और उसको एडवाइस करता है कि आपने किस तरह के जो ड्रग्स हैं उनको आपने यूज करना है और किस तरह का जो फूड है वो इनटेक करना है। नॉन कंप्लायंस की बात करें, टाइप्स की बात करें उसके, तो रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन बट नॉट फिलिंग इट। एज यूजुअल प्रैक्टिस क्या है कि कोई भी पेशेंट जब किसी भी बीमारी से ग्रस्त होता है तो शुरू में, जैसे लास्ट हमारी जो स्लाइड थी जिसमें डॉक्टर बिस जी ने डिस्कस किया था आपका ओवर द काउंटर ड्रग को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पेशेंट कई बार बुखार होता है या सामान्य उसको कफ और स्नीजिंग होती है तो वो जाके ओवर द काउंटर ड्रग लेके आता है किसी भी फार्मेसी स्टोर से। तो उसके बाद में लेकिन जब वो ठीक नहीं होता तब उसको क्या लगता है कि मेरे को अब डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको नहीं लगता कि मैं जो दवाइयाँ ले रहा था या जो चीज़ें मैंने शुरू की थी वो मेरे को आराम दे पा रही हैं। तो इसके लिए वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर एक पर्चा बनाता है जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसमें उसके जो एलिमेंट्स हैं पेशेंट्स के कि उसको क्या बीमारी है, पहले उसको चेकअप करता है, उसको पढ़ता है, फिर उसके बाद में वो प्रिस्क्रिप्शन देता है ड्रग्स का कि क्या क्या दवाइयाँ आपको किस तरह से लेनी है और किस समय पर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है नॉन कंप्लायंस का, दैट इज रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन। आपने प्रिस्क्रिप्शन तो ले लिया बट नॉट फिलिंग इट, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सपोज करिए कोई ड्रग डॉक्टर ने लिखी है कि आपको खाना खाने से पहले लेनी है, सुबह के टाइम में लेनी है, खाली पेट लेनी है, तो आप क्या करते हैं कि उसको भूल जाते हैं या फिर उसको एज सच आपको पता चलता है खाना खा लिया आपने, अरे यार मेरे को तो डॉक्टर ने कहा था कि खाने से पहले ये दवाई लेनी थी, तो फिर आप उसको खाने के बाद ले लेते हैं। तो ये स्थिति होती है रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन बट नॉट फिलिंग इट। अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या है कि कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कहता है कि आपको गर्म पानी के साथ लेनी है, गुनगुने पानी के साथ लेनी है या फिर आपको खाने के बाद लेनी है, और जनरली आप जब उसको ऐसा फॉलो नहीं करते तो क्या होगा कि जो उसका थेरेप्यूटिक कंप्लायंस है बॉडी में ड्रग का जाने के बाद वो रिसीव नहीं होगा। तो इस तरह से जो पहली कंडीशन है वो नॉन कंप्लायंस की हमें दिखाई पड़ती है। सेकेंड है टेकिंग एन इनकरेक्ट डोज। सपोज करिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है कालपोल 500 mg, यानी कि उसमें पैरासीटामोल 500 mg है, लेकिन सपोज करिए कि आप जहाँ पर डिस्पेंसरी से लेने गए वहाँ पे वो नहीं मिल पाई, उसने 650 mg आपको प्रोवाइड करा दिया। तो 650 mg अगर आपको प्रोवाइड किया है, आपको तो डोज का एडजस्टमेंट का पता नहीं है कि आपको 500 mg लिखी है, लेकिन आप उसको 650 mg को ही यूज करते हैं, तो दैट इज द इनकरेक्ट डोज, दैट इज द हायर डोज यू कैन से। और अगर हम दूसरे लेवल पर बात करें तो कई बार क्या है कि कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्म्स आती हैं डोजेस की, तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर आप वो ले रहे हैं तो जो कंबाइन है, जैसे आपका पैरासीटामोल के साथ में डिक्लोफेनेक आपने ऐड कर दिया या आइबुप्रोफेन ऐड कर दिया, तो जो एक्चुअल उसकी डोज है पैरासीटामोल की वो कम हो जाएगी। लेकिन आपको क्या याद ध्यान में है कि 500 mg लेनी है, तो आप 500 mg के कॉम्बिनेशन में इसको लेके आते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट डोज। तो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन कंप्लायंस। देन थर्ड पॉइंट इज टेकिंग मेडिकेशन एट रॉन्ग टाइम्स। रॉन्ग टाइम जैसे भी हमने डिस्कस किया था कि आपको जो दवाई खाने से पहले लेनी थी वो आप खाने के बाद ले रहे हैं, या जो खाने के बाद में लेनी थी वो आप खाने से पहले ले रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपने रात में सोते समय लेनी थी वो आप सुबह के टाइम में ले रहे हैं, या फिर कई बार जैसे आपको गैस्ट्रिक के लिए कई बार जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सुबह खाली पेट होती हैं, लेकिन जनरली लोग उसको खाने के बाद या उसको भूल जाते हैं तो खाने के बाद लेते हैं, तो दैट इज द टेकिंग मेडिकेशन एट द रॉन्ग टाइम। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेज, दैट्स मीन कि जो फ्रीक्वेंसी है एक डोज के बाद दूसरी डोज आपने जो लेनी है उसमें कितना समय का अंतराल है। तो वो जो समय अंतराल है अगर आप उसको डिक्रीज कर रहे हैं या उसको इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज करिए कि कोई भी दवाई या डोज आपने 4 घंटे बाद लेनी है, ठीक है, अगर आप उसको 3 क्लास में डिवाइड करेंगे तो एक सुबह, दोपहर और शाम, इस टाइप से आप उसको 12 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने सुबह वाली जो ली, जनरली लोग सुबह की जो डोज है वो स्किप कर देते हैं और उसको 10 या 11 बजे लेते हैं। तो होता क्या है कि जो उसका थेरेपेटिक इंडेक्स था वो रिड्यूस हो जाता है और उसको जो आपको इफेक्ट आना था ड्रग का वो इफेक्ट नहीं आ पाता, और अगेन दैट इज द टाइप ऑफ नॉन कंप्लायंस। फोर्थ वन है स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट टू सून। बहुत जल्दी आपने जो इलाज आपका चल रहा था उसको आपने बंद कर दिया। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जो है 2 दिन आपने दवाई खाई, 2 दिन दवाई खाने के बाद में आपको लगता है कि शरीर हमारा ठीक हो गया है, तो आपको लगता है कि अनावश्यक रूप से मैं दवाई खा रहा हूँ तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपने 2 दिन ही खाई, जबकि उसका जो कोर्स था वो 5 दिन का था। तो 5 दिन का जो कोर्स था, आपने 2 दिन दवाई खाई, तो क्या वो बीमारी या जो आपके एलिमेंट था वो ठीक हो पाएगा? नहीं। तो इसके लिए वो अगेन दैट इज द फैक्टर ऑफ नॉन कंप्लायंस, और उससे क्या होगा, जो आपकी प्रेवलेंस ऑफ डिसीज है वो बढ़ता रहेगा और उसके बाद में आप जो बीमारी है वो और ज़्यादा बड़े स्तर पे आपको दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलेइंग इन सीकिंग हेल्थ केयर। कई बार क्या होता है कि जो इंटीरियर्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पर लोगों को पता नहीं होता, और जनरली सपोज करिए किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो जो डायग्नोस होती है वो 2 या 4 साल बाद डायग्नोस होती है कि यार इसको तो बीपी है या इसको तो डायबिटीज़ है। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने हेल्थ केयर सेगमेंट में इतने एक्टिव नहीं होते कि अपने चेकअप कराएं, ये सारी चीज़ें कराएं, जिससे कि उनका जो कंडीशन थी कि वो किसी भी हेल्थ केयर से या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिलने में टाइम लगाते हैं और वो डिले हो जाता है, जिससे कि जो बीमारी है उसका लेवल और आगे एक स्टेप बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन पार्टिसिपेशन इन क्लिनिक विजिट्स। जनरली लोग यही करते हैं कि अगर सिर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तो वो जाके OTC जो ड्रग है वो लेके आ गए और उसको ली और फिर ठीक हो जाते हैं। तो वो ऐसा करते करते उनको 2-3 महीने निकल जाते हैं और एक डॉक्टर की जो सही एडवाइस है उसको नहीं ले पाते। तो उसके कारण से भी जो बीमारी है वो अंदर अंदर पनपने लगती है शरीर के अंदर, और उससे अगेन जो बीमारी है वो बढ़ने लगती है। फेलियर टू फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। एज सच जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डिसीज़ के बिहाफ पे, बीमारी के बिहाफ पे आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है, जिसमें आपको क्या खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, या फिर आपने स्प्राउट्स खाने हैं या कुछ और चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और जब आप उनको फॉलो नहीं करते तो कई बार जो आपका डिसीज़ का एलिमेंट था वो हायर लेवल पे चले जाता है, और फिर अगेन द पार्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस हमको यहाँ पर नज़र आता है। ड्रग हॉलीडेज विच मीन्स द पेशेंट स्टॉप द थेरेपी फॉर ए वाइल एंड देन रिस्टार्ट द थेरेपी। कई बार क्या होता है कि जैसे वीक में 7 डेज में एक दिन आपको हॉलीडे का मिलता है, संडे, तो ऐसे पेशेंट सोचता है कई दिनों तक उसने दवाई ले ली, अब उसका मूड नहीं है, उसका मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ गया है, तो वो सोचता है कि एक दिन की जो डोज थी वो स्किप कर दे। और जब पेशेंट ऐसा करता है तो उसके साथ साथ में कंडीशन क्या होती है कि जो एक हमें ग्राफ मिल रहा था क्लिनिकल जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, वो इम्प्रूवमेंट फिर वहीं पर रुक जाता है, और उसके बाद में बीमारी, अगर आपने एक दिन भी स्किप कर दी दवाई तो इसका मतलब जो वायरस था या बैक्टीरिया था वो दोबारा से रिस्टेन करेगा अपने आप को, और फिर से वो शरीर में बीमारी को दोबारा से पैदा करता है। अभी देखने में कई बार आता है कि नॉन कंप्लायंस जो है उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें हमने शो किया है कि व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर द नॉन कंप्लायंस, जिसमें हम देख रहे हैं पहला है जो रेड आपको कलर से शो किया है, दैट इज़ फॉरगॉट टू टेक, यानी कि लगभग 60 से 65% जो पेशेंट्स हैं वो दवाई लेना भूल जाते हैं। दूसरी कंडीशन है सिम्टम्स डिसअपियर्ड। अगर सपोज करिए किसी को फीवर है, कफ है या स्नीजिंग है, और उसको वो सिम्टम्स डिसअपियर हो गए, यानी कि कफ और स्नीजिंग बंद हो गई, तो वो सोचता है कि मैं ठीक हो गया, तो वहाँ पे भी वो दवाई छोड़ देता है। तो ऐसी कंडीशन में 35% के लगभग हमें पेशेंट नज़र आते हैं। नेक्स्ट है वांटेड टू सेव मनी। बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि हम पैसा बचा लें। वो क्या करते हैं, अभी इनको लग रहा है कि मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो तब वो कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, या कई बार कंडीशन ये होती है कि पुअर पेशेंट्स होते हैं, वो जो हमारा दवाई का खर्चा है उसको वहन नहीं कर पाते, तो कुछ दिन वो दवाई
यूज करते हैं और फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर्ड ड्रग इनइफेक्टिव। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ वो इनइफेक्टिव है, यानी कि वो आराम नहीं कर रही, और उस केस में पेशेंट दवाई को लेना छोड़ देते हैं। ऐसे पेशेंट के जो परसेंटेज है हमें यहाँ पर ग्राफ से दिखाई पड़ रहा है, लगभग 32% के 33% के लगभग पेशेंट ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है डिड नॉट नीड देम। कुछ पेशेंट को लगता है कि हमें इस दवाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पेशेंट भी हमारे पास 30% के लगभग हमें नज़र आते हैं। डिड नॉट लाइक साइड इफ़ेक्ट्स। कई बार कुछ दवाइयाँ जो होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जनरली कुछ के वॉमिटिंग है या फिर डिजीनेस है या इस टाइप की जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं दवाइयों से, तो पेशेंट्स उनके साइड इफ़ेक्ट्स को लाइक नहीं करता, और जो पेशेंट साइड इफ़ेक्ट्स को लाइक नहीं करता तो उसको लगता है कि यार ये दवाई मेरे को तो और बीमार कर रही है, तो इसके लिए वो उस दवाई को छोड़ देता है। ऐसे पेशेंट की जो मतलब परसेंटेज है हमारे बीच में वो ऐसा 26 से 30% के बीच हमें दिखाई पड़ते हैं। ड्रग प्रिवेंटेड अदर एक्टिविटीज़। अगर ड्रग से आपकी कोई दूसरी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं तो तब भी पेशेंट उस ड्रग को लाइक नहीं करता और दवाई बीच में छोड़ देता है। हैड नो आरएक्स रिमाइंडर। जनरली क्या होता है कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके साथ में उनको डोज असेस करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति अगर रहता है तो वो आराम से डोजिंग अपने टाइम पे ले लेते हैं। अगर जनरली कोई उनके साथ में नहीं है तो वो उनको रिमाइंडर नहीं रहता कि हमें डोज लेनी है या नहीं लेनी, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे लोग हमें जो मिलेंगे वो 20% के लगभग मिलते हैं। प्रॉब्लम गेटिंग आरएक्स फिल्ड। दूसरा लास्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज प्रॉब्लम गेटिंग आरएक्स फिल्ड, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको लोग फॉलो नहीं कर पाते, तो ऐसी भी प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। तो ऐसे लोग भी हमारे जो पेशेंट्स हैं वो लगभग 20% के लगभग हमें दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हमने फोकस किया है स्लाइड में, जो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, तो भूलने की स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब पेशेंट एक बार डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर पर्चे पे लिखते हुए उसको दिखाता है कि आपको ये दवाई किस समय लेनी है, कैसे क्या लेनी है। फिर वही सेम चीज़ जब आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ परचेज करते हैं या डिस्पेंसरी से दवाइयाँ लेते हैं तो फार्मासिस्ट भी आपको रिकमेंड करता है कि ये दवाइयाँ इस समय लेनी है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो पेशेंट है वो उसको वहीं का वहीं भूल जाता है, फॉरगॉटन इमीडिएटली। 80% पेशेंट की कंडीशन ये होती है कि वो तुरंत के ही तुरंत भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके साथ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है उनको हैंडल करने के लिए, तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहती और दवाइयाँ कैसे लेनी है वो उसको पता नहीं होता। सेकेंड स्टेप है कि 50% ऑफ व्हाट इज रिमेंबर्ड इज मिसअंडरस्टूड। 50% लोग ऐसे देखने में आए हैं कि जो लोग जो उनको याद था वो सब मिसअंडरस्टूड हो जाता है, उनको समझ से बाहर हो जाता है कि क्या डॉक्टर ने बताया था, याद तो है लेकिन क्या बताया था, किस तरह से बताया था, उनको याद नहीं रहता। जनरली जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, और इंटीरियर्स विलेजेस की हम बात करें तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ओल्ड एजेस में हम बात करें तो वहाँ भी नॉन कंप्लायंस हमको नज़र आता है। तो मेन फैक्टर उसका यही है कि वो लोग उस चीज़ को याद नहीं रख पाते। नेक्स्ट है ओनली 10% रिमेंबर एक्यूरेटली। जितना भी हमारा पेशेंट का डाटा है उसमें से हमें दिखाई पड़ता है कि केवल 10% लोग ही अपनी जो दवाई का टाइमिंग है, उसका शेड्यूल है या उसको किस तरह से लेना है वो याद रख पाते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास बहुत बड़ा सेगमेंट है, 80% जो है तुरंत के तुरंत भूल जाते हैं। तो ये जो है मेन रीज़न है नॉन कंप्लायंस का। फिर अभी हमारा जो इसके साथ में जुड़ा था पार्ट क्रोनिक डिसीज़, तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन आजकल क्या है कि लाइफस्टाइल बहुत फास्टली मूव कर रहा है, बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, खाना, आहार, व्यवहार, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो आप देखने में आ रहा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे लोगों को और कई इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि अफेक्टेड हैं। तो एक बार हम डेफिनेशन पे जाते हैं। ए डिसीज़ दैट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रहे, यानी कि जो कि 3 महीने या उससे ज़्यादा लंबे समय तक आपके शरीर में स्थायित्व बना लेती है, तो हम उसको क्रॉनिक डिसीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। क्रॉनिक डिसीज जनरली कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन्स और क्योर्ड बाय मेडिकेशन। जनरली क्या है कि ये जो क्रॉनिक डिसीज़ है किसी वैक्सीन या किसी मेडिकेशन से, ऐसा नहीं कि आपने दवाई ली, बुखार नहीं है या टाइफाइड नहीं है या इस टाइप का मलेरिया नहीं है जिसको आपने दवाई ली और 4-5 दिन या 1 हफ्ते बाद आपका ठीक हो गया, तो ऐसी सिचुएशन क्रॉनिक डिसीज़ में होती नहीं है। और ये किसी वैक्सीन्स के थ्रू भी आप इसको क्योर नहीं कर सकते, और एज सच इसमें कोई बहुत
परफेक्ट मेडिकेशन भी नहीं होता, ये क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती है, लाइफस्टाइल से जुड़ी डिसीजेज हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ में आपने अपनी लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है, जिससे जाके वो तो थोड़ा सा आपको इम्प्रूव नज़र आता है। एक स्टडी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, 88% ऑफ अमेरिकन्स ओवर 65 ईयर ऑफ एज हैव एटलीस्ट वन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन एज ऑफ 1998। एक स्टडी थी 1998 में, जिसमें हमें पता चला कि लगभग 88% अमेरिकन हैं जो कि 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिनमें कम से कम एक क्रॉनिक हेल्थ की कंडीशन दिखाई पड़ती है। या तो वो डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, या फिर वो हाई बीपी का पेशेंट होगा, अदरवाइज और भी कंडीशन है, एस्थमेटिक भी हो सकता है, या कुछ इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, ये जो हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर हमको पता चलते हैं, ये जो क्रॉनिक डिसीज हो रही है उनका कारण क्या है। मैंने पहले ही बताया कि लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं जनरली, क्योंकि जब आप अपने जो फूड इंटेक कर रहे हैं वो आपका बहुत ही इरेगुलर है, कोई फूड की टाइमिंग नहीं है। और आज की अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो जनरली सारे लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री में हो या किसी और चीज़ों में हो, या किसी के ऊपर वर्कलोड है, वर्क का प्रेशर है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि उसको इन क्रॉनिक डिसीज़ में कहीं ना कहीं से पकड़ के लेके आ जाती हैं। हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर की बात करें तो जैसे जनरली लोग टबैको यूज़ करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो आज बहुत ही कम लोग फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। हम जनरली भारत को गांव का देश कहते हैं, और गांव का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर आपका इकोनॉमी सर्वाइव करती है वो एग्रीकल्चर के माध्यम से करती है, और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फास्टली आप मूव कर रहे हैं और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो सारे जो विलेजेस है वो शहरीकरण उनका हो रहा है, और धीरे धीरे लोगों को क्या है कि एसी के कमरों में रहने की आदत होती जा रही है, जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है अफेक्ट हो रही है। और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना यानी कि बॉडी को आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, उसको बैठे बिठाए उसको खाने की आदत डाल रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जो कैलोरीज है वो बर्न नहीं हो रही है, और उससे क्या सिचुएशन आ रही है, एक क्रिटिकल कंडीशन आती है कि वो या तो डायबिटीज उस पर्सन को हो जाती है, या फिर उसको हाई बीपी, या फिर उसको एस्थमेटिक ऐसी कंडीशंस नज़र आती हैं। एंड पुअर ईटिंग हैबिट, जनरली आज के टाइम में फास्ट फूड की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो फास्ट फूड को बहुत लाइक करते हैं। तो ये आपको यंग एज में तो दिखाई नहीं देता कि हाँ आप क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप 40+ जाते हैं तो 40+ होने पे आपको जो आपने बचपन में या अपने जवानी के समय में खाया वो दिखाई पड़ता है, फिर डायबिटीज और बीपी के माध्यम से। सो दीज आर द मेयर कंट्रीब्यूटर्स टू लीडिंग क्रॉनिक डिसीज। नेक्स्ट इसको और हमारे पास डाटा है इसका, द ग्रोइंग एपिडेमिक्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। हम क्रॉनिक डिसीज को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी कह सकते हैं। इन दिस 21st century has several impacted on the national health system, policies, socio-economic development, thus increasing disparities and inequities between countries. जनरली अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्री है अभी भी, और हम चाहते हैं कि डेवलप हो, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट के फेज में जारी हैं, जिससे कि हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हों या आपके खान पान से रिलेटेड चीज़ें हों। एज ए कंसिक्वेंस द हेल्थ सिस्टम इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़, यानी कि जिन कंट्रीज़ की जो एवरेज इनकम है वो लोअर मिडिल है, यानी कि मध्यम वर्ग से भी नीचे है, तो दे हैज़ नॉट ओनली remained distorted but also ill-equipped with the manage the dual burden of communicable as well as NCD non-communicable diseases. communicable diseases में जो burden है communicable diseases का, जैसे कि अभी फिलहाल हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, कोविड पेंडेमिक है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और कम्युनिकेबल है। लेकिन दूसरा सेगमेंट हमारे पास NCDs का है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ का है। तो जहाँ पे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ऐसी सिचुएशंस को लेके, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करें या NCDs पे फोकस करें। अगर वो कम्युनिकेबल डिसीज़ को ही लेके चलता है तो NCDs की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश को या हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको खोखला करती जा रही है अंदर से। NCDs हैव कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट 68% ऑफ द टोटल डेथ इन 2012। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ऑल ओवर डिसीज़ का 60 मतलब ऑल ओवर डेथ का 68% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से हो रही है। Nearly 3/4 of which 28 million have been reported from the LMIC, यानी कि लोअर मिडिल जो इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें ये डेथ का रेशियो हमें दिखाई पड़ता है 2012 में। अगर हम बात करें WHO के रिपोर्ट्स की,
improve control on the infectious disease, rapid urbanization and aging population with increased projected ancestry death to about 52 million by 2030 globally। अगर हम पूरे वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो 2030 तक 52 मिलियन डेथ्स यहाँ पर हो जाएंगी, जो कि वेदर इट इज़ बाय द इन्फेक्शन डिसीज और एनसीडीज, क्योंकि WHO जो है इम्प्रूव कर रहा है, इन्फेक्शन डिसीज़ को कंट्रोल करने में लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ में एनसीडीज जो है उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। एपिडेमोलॉजिक एविडेंस इंडिकेट दैट 4 मेजर क्रॉनिक डिसीज, नेमली जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जिसमें ब्लड प्रेशर हाई रहना या कम होना, या फिर इसके साथ साथ में इस्चेमिक अटैक है या और सारी चीज़ें कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज की कैटेगरी में आएंगी। दूसरा केस है कैंसर का, डायबिटीज़ का एंड द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक एस्थमा एंड एनी अदर डिसीजेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू 82% ऑफ ऑल द एनसीडीज डेथ। ये चारों डिसीज़ जो हैं मिलके 82% जो एनसीडी डेथ है उनको शेयर करती हैं। ग्रोइंग बर्डन ऑफ एनसीडीज ऑल्सो heavily impact the social and economic aspect, sustain human development, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसको अगर हम इंडिया के सिनेरियो में क्रॉनिक डिसीज को देखें तो एनसीडीज हैव इमर्ज्ड एट द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ द ग्लोबल एनसीडीज। जो पूरे वैश्विक स्तर पे डेथ हो रही है उसका 15% अकाउंट जो हो रहा है वो दैट इज फ्रॉम इंडिया। डेथ एंड 60% ऑफ टोटल डेथ इन द कंट्री, और लगभग कंट्री में जो डेथ हो रही हैं सालाना उनका 60% एनसीडीज के थ्रू हो रहा है। दिस इज कम्प्लीमेंटेड बाय सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक थ्रेट्स ऑन हाउस होल्ड एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। द लीडिंग कॉज ऑफ एनसीडीज मोर्टेलिटी इन इंडिया इज, अगर हम बात करें कि इंडिया में ये मृत्यु दर किस किस की वजह से है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की वजह से 26% है, कैंसर की वजह से 7% है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ की डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं जिसमें एस्थमा है ये और सारी चीज़ें हैं तो उससे 13% यहाँ पे दिखाई पड़ता है। डायबिटीज़ के थ्रू 2% जो हमारी पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है, एंड अदर एनसीडीज़ की अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उससे 12% लोग अफेक्टेड है। Finding from the global burden of the disease indicate that ischemic heart attack was one of the highest ranking cause that lead the premature death in India in 2013। अगर हम बात करें कि ग्लोबल बर्डन के अकॉर्डिंगली तो जो हाईएस्ट रैंकिंग डिसीज है दैट इज इस्चेमिक हार्ट डिसीज या इस्चेमिक हार्ट अटैक। कई बार आप सुनते हैं कि इसको हार्ट अटैक आ गया है, पड़ोस में कोई अभी जनरली मेरे पड़ोस में 2 साल पहले की बात है, एक यंग एज का लड़का 22 साल का लड़का सुबह डेड पाया गया, उसके मुंह से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग हुई। तो रीज़न अगर पता चला तो दैट इज़ ड्यू टू द हाई बीपी, उसका बीपी सर्टेनली बढ़ा और वो उसकी डेथ हो गई। तो ये पता नहीं हम कर सकते कि किस तरह से डेथ हमारे ये जो सारी चीज़ें हैं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपकी फूड हैबिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इसको इंक्रीज करने में लगी हैं। Diabetes is predicted to affect about 109 million people between 20 and 79 years of age by 2035। यानी कि 20 से लेके 80 साल तक की एज के जो लोग हैं 109 मिलियन पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर होगी 2035 तक। इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, अगर हम हाइपरटेंसिव हाई बीपी की बात करें तो पुअर कंप्लाइंस विद थेरेपी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। पुअर कंप्लाइंस है थेरेपी के साथ में, और उसकी वजह से जो बीपी है वो बढ़ा हुआ रहता है, दस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, और उसकी वजह से स्ट्रोक यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रीनल इम्पेयरमेंट यानी कि किडनी की प्रॉब्लम्स, और ये सारी चीज़ें भी उससे एसोसिएटेड हैं जो कि आपकी क्रॉनिक डिसीज की कैटेगराइज में आता है। एनसीडीज शेयर ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन टू द कॉमन बिहेवियर रिस्क फैक्टर। हियर वी हैव इंक्लूडिंग ए स्लाइड जिसमें कि एक टेबल हमने इंक्लूड किया है जो कि आपको इंडिया में इस टाइप की एनसीडीज के जो मेन रीज़न हैं उन पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू करेंगे। तो दैट इज़ इन नेक्स्ट स्लाइड। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात कर लें तो अल्कोहल कंजप्शन का जो रेशियो है पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीटर्स इन 2012, इसमें प्रेवलेंस 5.2 है। हैवी एपिसोडिक ड्रिंकिंग पॉपुलेशन पास्ट 30 डेज, बोथ सेक्सेस एजेस स्टैंडर्डाइज इन 210, तो इसकी प्रेवलेंस 1.6 है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स जो कि आपको 1 साल तक में दिखाई पड़ते हैं तो उनका प्रेवलेंस 2.5 है। अल्कोहल यूज डिपेंडेंस, जो अल्कोहल यूज करते हैं और उन पर डिपेंडेंस हो गए हैं 1 साल के जो डेथ रेट है दैट इज़ 2.1%। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते या कम करते हैं तो वो एक उसका डाटा हमारे पास है। प्रेवलेंस ऑफ इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी इन अडल्ट 18+ की अगर हम बात करें तो उसमें 13.4
परसेंट है हमारे पास में। प्रिवलेंस ऑफ इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, जो इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी है उसका हमारे पास 70.5 है। प्रिवलेंस ऑन इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी एल्डोरेंस, तो उसका भी डाटा 70.5 है। तो इस तरह से ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ये लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं आपके फोकस करती है। जितना ज़्यादा आप फिजिकली फिट होंगे तो उतना ज़्यादा आप इन क्रॉनिक डिसीजेज से दूर रह सकते हैं। टबैको यूज़ की हम बात कर ले, क्योंकि जनरली क्या है, लोग टबैको यूज़ करते हैं या फिर सिगरेट्स यूज़ करते हैं, किसी भी माध्यम से टबैको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन 50+ ईयर की अगर हम बात करें तो 33.3 का उसका प्रेवलेंस है। अनहेल्दी डाइट, जनरली इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि हेल्दी डाइट को यूज करते हैं या हेल्दी डाइट इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने मील के साथ में। तो इसका जो हम कंसिडरेशन लगा सकते हैं मीन बॉडी मास इंडेक्स से लगा सकते हैं या फिर BMI से लगा सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से, तो जो कि उसका प्रेवलेंस 21.9% है। प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट जिनका BMI ग्रेटर देन है 25 से, यानी कि BMI अगर आपका 25 से कम है बॉडी मास इंडेक्स तो आप पार्शियली फिट हैं, है ना। और अगर आपका उससे ज़्यादा है BMI तो हम बात करेंगे कि आपको BP की या फिर आपको ओवरवेट या फिर डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास 22% है। प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी जिनका BMI 30 से ज़्यादा है, मोर देन 30 है, तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास 4.9 है, जिसमें कि 18+ ईयर के हमारे पास यंगस्टर्स भी हैं। प्रिवलेंस ऑफ रेज्ड ब्लड ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, दैट इज़ 9.5% का प्रिवलेंस है हमारे पास में। प्रिवलेंस ऑफ द रेज्ड BP प्रेशर, ब्लड प्रेशर, दैट इज़ 23%। तो ये हमारे पास ग्लोबल स्ट्रीमिंग रिपोर्ट है NCD 2014 की, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से शेयर की है। अब हम आते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है उसको हम किस तरह से जो बैरियर्स है कंप्लायंस के उनको हटा सकते हैं या उनको दूर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन एडहेरेंस टू लॉन्ग टर्म थेरेपी एविडेंस फॉर एक्शन पब्लिश इन 2003, WHO आइडेंटिफाइड 5 कैटेगरी इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट कंप्लायंस विद मेडिकल केयर। फर्स्ट वन इज सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो जो सोशल फैक्टर्स हैं उसमें कई बार आपका एजुकेशन की बात आ जाती है और कई बार इकोनॉमिक फैक्टर की बात आती है कि उसकी अर्निंग पूरी नहीं है जिससे कि वो अपने को ट्रीट कर सके या इलाज ले सके। हेल्थ केयर सिस्टम और टर्म्स, हेल्थ केयर सिस्टम और उनकी जो टीम है वो इतना कोऑपरेटिव नहीं है इंडिया में कि वो किसी पेशेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो वो उसको विदाउट फ़ी के उसको ट्रीटमेंट कर दें। बहुत सारी कंडीशन ऐसी है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन उनमें फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं और उसकी वजह से यहाँ हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो डिप्रेस हो रहा है। कंडीशन रिलेटेड फैक्टर्स हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। कई बार इंटीरियर्स में लोग अप्रोच नहीं कर पाते मेडिकल फैसिलिटीज़ को, या फिर कई और सारी कंडीशंस यहाँ पर देखने में मिलती है। थेरेपी रिलेटेड टू डिसीज़, जो आप थेरेपी यूज कर रहे हैं वेदर इट इज़ होम्योपैथिक, दैट इज़ एलोपैथिक और विच टाइप ऑफ थेरेपी इज़ रिलेटेड टू द डिसीज़। जनरली लोग क्या है कि यहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट को बहुत फॉलो करते हैं और देखने में ये आया कि जो क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं उनके साथ में एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है और लाइफ स्टाइल से जुड़ी डिसीजेज़ हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकता है कि पेशेंट का खान पान कैसा है, उसकी हेल्थ एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उसकी और जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बैरियर्स को ख़त्म करने की बात कर रहे थे कि क्या क्या बैरियर्स हमारे जो कंप्लाइंस के बीच में है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल बैरियर्स ऑफ कंप्लाइंस, फर्स्ट वन इज़ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक यानी कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला फैक्टर है एज। जहाँ पे हम एज की बात करते हैं तो जो चिल्ड्रंस हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ में नॉन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा देखने को आता है, क्योंकि वो डोज को एक तो ले नहीं पाते और जनरली अगर बीटर है मेडिसिन या वो प्रॉपर उसमें नहीं है, सिरप फॉर्म में नहीं है, या तो वो उसको वोमिट आउट कर देते हैं। एथनिसिटी है सेकंड फैक्टर। तीसरा फैक्टर जेंडर है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। नेक्स्ट वन इज़ द एजुकेशन। एजुकेशन बहुत बड़ा डेमोग्राफिक फैक्टर है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंप्लायंस को अफेक्ट करता है। मैरिज स्टेटस की अगर हम बात करें तो मैरिड और अनमैरिड की यहाँ पर बात करें तो जो मैरिड लेडीज़ हैं इंडिया में उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है यहाँ पे।
देन नेक्स्ट है फिजिको सोशल फैक्टर्स, जिसमें आपके बिलीव्स हैं, आप डॉक्टर पे फेथ करते हैं या नहीं करते हैं। कई बार देखने में आता है कि जो इंटीरियर्स है, विलेजेस हैं, लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले वो झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं और वहाँ जाके उससे वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो कई हफ्ते और महीने तो उसी में लगा देते हैं। देन मोटिवेशन, उनके पास कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता कि कोई इनको सजेस्ट करे कि आप डॉक्टर के पास जाओ। फर्स्ट इंसिडेंस में वो लोग सोचते हैं कि जो झाड़ फूक वाला है उसी से हमारी बीमारी ठीक हो जाए। एटीट्यूड की हम बात करें तो यहाँ कई बार पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को नहीं मिलता लोगों का कि वो डॉक्टर से डिस्कशन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। पेशेंट प्रिस्क्राइबर रिलेशनशिप, जो पेशेंट और प्रिस्क्राइबर है यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये भी यहाँ पर फैक्टर पोटेंशियल बैरियर है कंप्लाइंस के बीच में। हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ के विषय में जानकारी या ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि आप किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और वो ज्ञान शायद बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट नॉलेज, पेशेंट की डॉक्टर को नॉलेज और पेशेंट को खुद की क्या नॉलेज है, क्या उसको पता है कि मैं किस बीमारी से ग्रसित हूँ, या मेरे को अगर चक्कर आ रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकता है। कितने लोगों को शायद नहीं पता कि वीकनेस क्या है, कितने लोगों को नहीं पता कि ब्लड जो आरबीसी काउंट है वो कम हो जाता है तो क्या होता है, या आपका जो ब्लड कम हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट आते हैं। फिर बहुत सारी फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर कोई पहाड़ का व्यक्ति है, कोई इंटीरियर का व्यक्ति है, वो किस तरह से अप्रोच करता है डॉक्टर्स को, वो भी सारी फिजिकल डिफ़िकल्टी यहाँ पे हैं। टबैको और अल्कोहल इंटेक, जनरली ये देखने में आया है कि लोग बहुत सारे एडिक्ट हैं हमारे इंडिया में, और बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं टबैको और अल्कोहल को, तो उसकी वजह से उनके लीवर डिग्रेडेट हो जाते हैं, लीवर काम करना बंद कर देते हैं, या बहुत सारे एसोसिएटेड, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ की हम फोकस कर रहे हैं तो उनका जो ड्यूरेशन है वो अनटाइम्ड है, पता नहीं साल 2 साल 10 साल, या जब तक आप जीवित रहना चाहते हैं तब तक ही आपका ट्रीटमेंट चले। मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट और टेस्ट, जो आप मेडिकेशन कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर नज़र आते हैं, और उसका मेडिकेशन का टेस्ट भी कई बार अफेक्ट करता है पेशेंट कंप्लाइंस को। डिग्री ऑफ बिहेवियरल चेंजेस रिक्वायर्ड, कई बार पेशेंट इरिटेट हो जाता है, एक ही टाइप की मेडिसिन को खा रहा है 1 महीने से, तो उसको लगता है यार पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो उसका बिहेवियर जो मूड है वो चेंज हो जाता है। और कई बार वो गुस्से में ऐसा लगता है उसको कि चलो अब मैं ये चीज़ें जो दवाइयाँ हैं खाना छोड़ देता हूँ, आज एक दिन के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को खुल के जी लेता हूँ। तो वो सब जो फास्ट फूड है या इस टाइप की जो अल्कोहल है और कुछ और जो चीज़ें जो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड थी उनको खाने लगता है, और उससे जो बीमारी थी वो और भी एग्रेसिव वे में उसको अफेक्ट करती है। रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग स्टोरेज, ड्रग की प्रॉपर स्टोरेज ना होना, कई बार कोल्ड स्टोरेज में आपने रखना पड़ता है या कूल कंडीशन में रखना पड़ता है, तो ये सारी जो ड्रग की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो भी पेशेंट फुलफिल नहीं कर पाते, और इससे दवाइयाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमें यहाँ पे नॉन कंप्लायंस दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एसेसिबिलिटी, किसी भी चीज़ को एसेस कर पाना, उसको ले पाना, उसकी कमी बहुत बड़ा कारण है। लॉन्ग वेटिंग टाइम, कई बार हम देखते हैं कि जो किसी शहर के फेमस डॉक्टर्स होते हैं तो उनके पास लाइन लगी रहती है पेशेंट्स की, और जब आप किसी पेशेंट से नंबर लेते हैं तो बहुत देर बाद आपको नंबर वहाँ पर मिलता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट कतराने लगता है कि यार उस डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और अक्सर भारत में ऐसा होता है। तो ये भी एक नॉन कंप्लायंस का मेन रीज़न है। डिफ़िकल्टी गेटिंग प्रिस्क्रिप्शन, और कई बार आप एक सही जो प्रिस्क्रिप्शन है वो नहीं ले पाते या उसको फॉलो नहीं कर पाते। अनदर फैक्टर इज़ अनहैप्पी क्लिनिक विजिट्स, जब आप बहुत लंबे समय से किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ रहा हो, तो क्या होता है कि आप बहुत नाखुश हो जाते हैं अपनी क्लिनिक विजिट से, या डॉक्टर का बिहेवियर जो होता है कई बार बहुत अग्रेसिव होता है, वो आपको डांट के डपट के या पेशेंट को बहुत इस टाइप से डील करता है, तो पेशेंट को बहुत अनईजी लगता है और वो अपने इस डॉक्टर के इस बिहेव से अनहैप्पी हो जाता है, और कई बार वो जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसको छोड़ देता है। इनएबिलिटी टू टेक टाइम ऑफ वर्क, और कई बार उसको समय नहीं मिल पाता अपने काम से कि वो डॉक्टर को जाके दिखा पाए। और नेक्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट एंड इनकम, कई बार जो मेडिकेशन की कॉस्ट है इतनी ज़्यादा होती है कि जनरली लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, उसको बियर नहीं कर पाते, और उसकी वजह से यहाँ पर नॉन कंप्लायंस दिखाई पड़ता है। सोशल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आई थिंक कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको सोशल सपोर्ट मिल पाता हो। अगर कोई सपोज करिए किसी फैमिली में एक ही कमाने वाला आदमी है और वो कमाने वाला आदमी ही बीमार हो जाए, तो जो और कैंडिडेट हैं उस घर के, तो उनकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। दूसरा, क्योंकि वो बीमार हो गया है तो उसको दवाई का खर्च और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, और सोशल सपोर्ट भी चाचा ताऊ या ये जो और फैमिली पर्सन्स हैं वो जनरली सपोर्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड भी कितना सपोर्ट करेंगे उसको, अगर किसी को क्रॉनिक डिसीज़ है और वो
बेड रिडन हो गया है तो बड़ा मुश्किल सा केस हो जाता है यहाँ पे कि उसको सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाती। डिसीज सिम्टम्स की हम बात करें तो जो सिम्टम्स हैं वो जनरली आते तो हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि बॉडी जनरली क्या करती है, 70% जो डिसीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे सेल्फ फाइट करती है, खुद से जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको फाइट करता है, और जब इम्यून सिस्टम डिफीट हो जाता है तब आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा टिपिकल टास्क है। जनरली पेशेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और कई बार तो होता है कि डॉक्टर भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और पता चलता है कि हमें कैंसर की 3rd स्टेज में वो पेशेंट पहुँच चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली अवेयरनेस नहीं है उस केस के लिए, या उस चीज़ का उसको पता नहीं है। देन सीवियरिटी ऑफ द डिसीज कितनी खतरनाक है या किस फेज में वो चल रही है पेशेंट को नहीं पता, और कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस यहाँ पे दिखाई पड़ता है। देन डिस्कशन है हमारे कि नेसेसिटी क्यों है कंप्लायंस की, क्यों ज़रूरी है कंप्लायंस। अगर हम सारी चीज़ें डिस्कशन हमने किए, फैक्टर्स को डिस्कस किया कि नॉन कंप्लायंस की वजह से हो रहा है, तो अगर हम बात करें कि पेशेंट्स को एक बहुत अच्छी हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो किसकी वजह से? वो कंप्लायंस की वजह से। तो कंप्लायंस पेशेंट का और डॉक्टर का एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसकी वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या डॉक्टर्स हैं, तो थेरेप्यूटिक कंप्लायंस इज अ मेजर क्लिनिकल इशू फॉर 2 रीजन्स। तो यहाँ पे थेरेप्यूटिक कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लिनिकल सेगमेंट्स के लिए। फर्स्ट, नॉन कंप्लायंस कुड हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन द ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड डायरेक्टली क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि अगर नॉन कंप्लायंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तो ट्रीटमेंट की जो आउटकम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर कोई बीमारी सपोज करिए कि वो 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में ठीक होने वाली थी, अगर आप कंप्लायंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो उसको आप नॉन कंप्लायंस उसके साथ करते हैं तो हो सकता है साल भर, 2 साल या 10 साल भी लग जाए उसको ठीक होने में। जनरली ऐसा जो केसेस हैं कैंसर के पेशेंट्स में देखने में आता है, क्योंकि जब उनकी कीमोथेरेपी चलती है या रेडियोथेरेपी चलती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और नॉन कंप्लायंस यहाँ पे शो करते हैं। तो अगर वो कंप्लायंस को अपनी शो करें तो शायद वो रिकवर भी हो जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में देखने में आता है, क्योंकि वो हेल्थ के सेक्टर में भी और ये सारी चीज़ों में भी उसको कंप्लायंस को शो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में कैंसर से भी डेथ हो रही है। Secondly, है non compliance is directly related with the poor treatment outcome in patient with diabetes, epilepsy, AIDS, asthma, tuberculosis, hypertension and organ transplants. जो नॉन कंप्लायंस है ये रिलेटेड है डायरेक्टली पूरा ट्रीटमेंट आउटकम से, यानी कि ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा किस केसेस में, जैसे कि डायबिटीज़ के केस हैं, एपिलेप्सी के हैं, एड्स के हैं या फिर अस्थमा के हैं। जनरली इंडिया के सिनेरियो में देखने में आया है कि एड्स से जो ग्रसित व्यक्ति है लोग उससे दूरियां बनाने लगते हैं और उसको एक सोशली उससे डिस्टेंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी या इस टाइप की चीज़ें हैं, उसको डर जैसा माहौल उसको लगता है और उसकी वजह से वो कई बार अपने आप को घृणित भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सेगमेंट है कि अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस और हाइपरटेंशन, और कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस हैं, जैसे कई बार किडनी ट्रांसप्लांट का है, आप किडनी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो जनरली लोगों को एडजस्ट नहीं हो पाती या उसके साथ में जो प्रिकॉशन से रखनी है वो नहीं रख पाते, तो उसकी वजह से नॉन कंप्लायंस दिखाई पड़ता है। लेकिन कंप्लायंस अगर हम कर लेते हैं अपने ट्रीटमेंट और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, तो ये सारी चीज़ें हम इस रेट को बढ़ा सकते हैं और जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी सॉल्व आउट हो सकती हैं। Additionally, besides direct financial impact, therapeutic non-compliance would have indirect cost implication due to the loss of productivity. और जनरली क्या है, नॉन कंप्लायंस होगा तो वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उसको इम्प्रूव कर देगा। ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों होगा? क्योंकि उससे जो आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा, और जब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो जो चीज़ आपका 2 महीने में ठीक होने वाली थी वो 4 महीने, 6 महीने या 1 साल भर भी उसको लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे पेशेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि कंप्लायंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक फ्रूटफुल ट्रीटमेंट के लिए, और एक हमारे सोशल जो कंडीशन है, हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो वो अगर हम कंप्लायंस उसको मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। अब बात आती है कि कैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर कंप्लायंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, क्या क्या फैक्टर थे नॉन कंप्लायंस के, क्या क्या चीज़ें हो गई, अब यहाँ पर रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर।
क्योंकि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर का बिहेव बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छे से वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उनसे हंस के बात कर रहे हैं या उनको बहुत ईजी गोइंग वे में बात कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि नहीं आपकी बीमारी कोई ज़्यादा वो नहीं है, सब आप हमारे पास रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलो करते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे, तो कई बार उसका सोशल इम्पैक्ट भी होता है कि उसके माइंड में एक पॉजिटिव सेगमेंट आता है कि हाँ यार मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कई बार डॉक्टर ऐसा करते हैं कि डरा देते हैं पेशेंट्स को, तो वो कंडीशन के केस में डॉक्टर का जो पेशेंट जो है वो मेंटली डिस्ट्रेस हो जाता है और वो सोचता है यार अब मैं तो ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों डॉक्टर की कही गई बातों को या मेडिकेशन को क्यों फॉलो करूँ। तो दैट इज़ द मेजर फैक्टर। बट यहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। हाउ? सो एज मेडिकल प्रैक्टिशनर गो थ्रू द असेसमेंट प्रोसेस विद देयर पेशेंट, do so with an eye towards specific intervention that they may work for your patients। उनको एक अपना जो इंटरवेंशन है, उनको जो अपना एक व्यवहार है और एक जो ऐसा लगना चाहिए पेशेंट को कि वो पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उनका जो इंटरवेंशन होगा दैट कुड बी, अगर हम कहें तो अगर वो सिंपल रखते हैं अपने इंटरवेंशन को तो फिर जो पेशेंट है वो बहुत सिंपली आपके साथ में एडजस्ट कर लेता है और कंप्लाइंस की जो रेट है उसको इंक्रीज करता है और अब इससे बात है कि डिसीज जो है वो जल्दी हमारी ठीक हो जाती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड एड्रेस इन रिसर्च दैट द रेट ऑफ नॉन कंप्लायंस हैव नॉट चेंज ड्रास्टिकली इन द लास्ट 3 डिकेड्स। जनरली ये देख लिया है कि पिछले 30 सालों से जो रेट है नॉन कंप्लायंस का हैव नॉट चेंज ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज नहीं हुआ है, यानी कि कंप्लायंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो उसके वजह से जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। दूसरा, डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके पास बहुत लंबी लाइनें होती है, तो पेशेंट जनरली उसके पास या तो जाता है तो उसको वेट करना है तो उसको फिर ये लगता है कि मैं इस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे ध्यान में आती हैं। देन केस मैनेजर्स, फार्मासिस्ट एंड नर्स प्ले एन यूनिक रोल। यहाँ पे अगर हम बात करें जो केस मैनेजर है, यानी कि जो किसी भी पेशेंट को केस को मैनेज कर रहा है, वेदर इट इज़ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी टाइप ऑफ फिजिशियन, एनी टाइप ऑफ सर्जन और डॉक्टर, वेदर इट इज़ फार्मासिस्ट और नर्स, दे में प्ले एन यूनिक रोल इन इम्प्रूविंग द पेशेंट बिहेवियर। वो पेशेंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। एंड रिसर्च हैज शोन दैट वर्क कैन बी इनहांस यूजिंग सिंपल इंटरवेंशन। यहाँ पे हम एक सिंपल इंटरवेंशन यूज कर रहे हैं, तो सिंपल है क्या एक्चुअली में, तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ डिस्क्राइब करूँगा हाउ इट वर्क। देखिए, आप देख रहे होंगे स्लाइड पे SIMPLE, तो सिंपल एस से यहाँ पे होगा सिंप्लीफाई द रेजिमेन। जो आप ड्रग जो रेजिमेन है उसको सिंप्लीफाई करिए, ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई करिए, तो जो पेशेंट है वो आपके साथ कंप्लाइंस में इम्प्रूव होगा। इम्पार्ट नॉलेज, इससे क्या करेंगे आप, जो डॉक्टर है वो पेशेंट की नॉलेज को इम्प्रूव करे, उसको बताए कि अगर आप इस मेडिकेशन को प्रॉपर्ली लेते हैं तो आप किस तरह से अपनी जो बीमारी है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। मॉडिफाई बिलीफ्स को चेंज करना। यहाँ लोगों के जो बिलीफ्स हैं कि वो सोचते हैं कि हम झाड़ फूंक से ठीक हो जाएंगे, या कोई सपोज करिए कि आपको बॉडी पेन हो रहा है या कुछ इस टाइप की कंडीशन है, तो जनरली लोग सोचते हैं कि झाड़वा लें तो इससे हमारे जो पैर के दर्द हैं या जो गाउट की प्रॉब्लम है या जो इस टाइप की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। तो उस बिलीफ को चेंज करना, क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वो वेदर इट इज़ बाय योर मील, बाय योर फूड, बाय योर फिजिकल एक्टिविटीज़, तो उसको बिलीफ को चेंज करना यहाँ पे। देन पेशेंट फैमिली कम्युनिकेशन, अगर डॉक्टर पेशेंट की फैमिली के साथ में कम्युनिकेशन बना के रखता है, फैमिली मेम्बर्स को समझाता है, तो बहुत अच्छा कंप्लायंस देखने में यहाँ पर आता है। लीव बायस बिहाइंड, जो भी आपका बायस है या जो भी आपके मन में भ्रांतियाँ हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए और टुगेदरनेस में काम करेंगे, पेशेंट के वेलफेयर में काम करेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंप्लायंस हमको नज़र आएगा। एंड देन लास्ट वन इज़ द इवेल्युएट कंप्लायंस, और इस सिंपल फार्मूले को हम यूज करते हैं, तो देन आफ्टर वी कैन इवेल्युएट द कंप्लायंस वेदर इट इज़ इम्प्रूव्ड और नॉट। सो देन अगेन जब हमें लगा कि इम्प्रूव नहीं हुआ तो दोबारा से फिर सिंपल पे हमें जाना पड़ेगा, फिर ऐसे शुरू करना पड़ेगा, और इस तरह से हम देखेंगे धीरे धीरे अगर हम रेगुलर जो हमारे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं इस पे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं इस पे काम करते हैं सिंपल वाले फॉर्मूले पे, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट कंप्लायंस है वो हमको उसका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। देन आफ्टर द कंक्लूजन, इसमें मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इफेक्टिव केस मैनेजमेंट लीड टू बेटर कंप्लायंस। अगर आपने किसी भी केस को इफेक्टिवली मैनेज किया है तो वो बेटर कंप्लायंस आपको प्रोवाइड करता है। जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें एक बेटर कंप्लायंस की तरफ मूव करते हैं अगर हम सिंपल फॉर्मूले को यूज करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कंप्लायंस इज ए डायनेमिक प्रोसेस रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स।
यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है, रेगुलरली आपने फॉलोअप लेने हैं। पेशेंट्स की कंडीशन क्या है, वो किस तरह से जानना चाह रहा है, वो उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको क्या साइड इफेक्ट्स फील हो रहे हैं, या उसको क्या दवाई टेस्ट नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इफ़ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ पेशेंट्स readiness to accept the healthcare plan and the provider's attempt to initiate intervention, a failure in compliance is likely to follow. जनरली अगर यहाँ पे जो पेशेंट है वो रेडीनेस नहीं है उसके अंदर कि वो हेल्थ केयर प्लान को फॉलो करे, या जो आपका प्रिस्क्राइबर है उसका इंटरवेंशन, उसकी अटेंशन ऐसी नहीं है कि वो एक जो हेल्दी गाइडलाइन है अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सके या उसको मैनेज कर सके, तो यहाँ पे हमें देखने में आता है फेलियर इन कंप्लायंस, यानी कि जो कंप्लायंस था वो फेलियर हो जाएगा। द एंड रिजल्ट इज द पेशेंट सफ़र्स, और उससे होगा क्या कि जो पेशेंट है वो सफ़र करेगा, यानी कि पेशेंट और बीमार हो जाएगा और ज़्यादा उसकी जो मेंटल सिचुएशन है वो अग्रेसिव हो जाएगी और वो फिर अपने आप को निगेटिव मोड में लेके चले जाता है, उसकी थॉट्स भी निगेटिव चली जाती हैं। कन्वर्सली व्हेन केस मैनेजर्स आर सक्सेसफुल इन असेसिंग एंड एंगेजिंग पेशेंट्स, अगर केस मैनेजर्स, डॉक्टर, वेदर इट इज़ डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सेज हैं, वो सारे के सारे लोग इंगेज हो जाते हैं पेशेंट केयर में और उसकी कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने में, तो डैम श्योर कि जो पेशेंट कंप्लाइंस है वो इम्प्रूव होगा और उससे रिजल्ट क्या आएगा, लीडिंग टू ए बेटर आउटकम फॉर द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर सिस्टम, और उससे जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक होगा और उससे आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है और भी ज़्यादा पॉजिटिव वे में वर्क करेगा। तो ये मेरा कंक्लूडिव इवेंट था पेशेंट कंप्लाइंस को लेके, जिससे कि हम किस तरह से नॉन कंप्लाइंस को कंप्लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो पेशेंट्स हैं हमारे उनको किस तरह से बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अपने इस स्लाइड के माध्यम से सभी जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको एक बार प्रेरित करना चाहूँगा कि वो अपने आसपास जो भी पेशेंट्स हैं या इवन वही किसी बीमारी से अफेक्टेड है तो वो एक बेटर पेशेंट कंप्लाइंस की तरफ मूव करें और धीरे धीरे अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें। दैट इज़ द रेफरेंसेस। अब क्वेरीज हैं कोई आपकी, तो आप क्वेरीज को हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उसका आपको जल्दी जवाब भी देंगे। अब थैंक यू कहना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को सुनने के लिए कि आपने हमारे इस क्लास को अटेंड किया और आपने बेशक कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज में इम्प्रूव किया होगा और कहीं ना कहीं इस नॉलेज को गेन करने के बाद आप सोशल जो एक इम्पैक्ट है, जो एक सामाजिक दायरा है उसको इम्प्रूव करते हुए कहीं ना कहीं पेशेंट और डॉक्टर्स का जो रिलेशन है उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। एक लास्ट कोट के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आहार गलत होगा, यानी कि जो खान पीन है, अगर खान पीन है आपका वो गलत है तो दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, वेदर इट इज़ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, कुछ भी आप खा लें तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपका आहार सही है तो दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वाक्य है हमारा ये आयुर्वेदिक रिकॉर्ड्स से हमने लिया है और 500 ईस्वी पूर्व लिया गया वाक्यांश है, जो कि आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा परफेक्टली आपको डिफ़ाइन करता है कि अगर आप अपनी जो डाइट है वो मैनेज कर रहे हैं तो दवाइयों का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन लास्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू। तो हमारे इस बीच में मैं अभी जो हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, पहले तो मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसके माध्यम से हम सोशल जो हमारे रिस्पॉन्स हैं उनको पॉजिटिवली करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो कैंपस डायरेक्टर हैं प्रोफेसर पीसी के वैद्याल जी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमें इनिशिएट किया कि आप इस तरह के सोशल इनिशिएटिव लें जिससे कि कुछ समाज को फ़ायदा हो। फिर उसके बाद में मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के हेड और सारी फैकल्टीज़ मेंबर्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ में हमारे जो कलीग हैं डॉक्टर धीरज बिस्ट जी, जिन्होंने कल आपके साथ में अपनी नॉलेज को शेयर किया था, उनको भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर अमित जोशी सर, डॉक्टर अनिता सिंह मैम, देन डॉक्टर कुमुद उपाध्याय सर, डॉक्टर LS रुतेला जी, डॉक्टर BK सिंह सर, डॉक्टर राजेश्वर सर, डॉक्टर महेंद्र राणा सर और सारे जितने भी हमारे टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, स्टाफ्स हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमें प्रेरित किया इस क्लासेस को करने के लिए। देन हमें जो फैसिलिटीज़ मिली है यहाँ पे, जिसके माध्यम से हम आपको ऑनलाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामूहिक क्लासेस के जो भी एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, डॉक्टर तनुज पांडे, डॉक्टर सुप्रभात जोशी एंड डॉक्टर
धीरज बेस, डॉक्टर वीना पांडे, डॉक्टर मयंक पांडे, इन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे इसके माध्यम से। और अभी इस सेशन के बाद में आपको एक जो क्वेश्चनायर है वो मेल किया जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन किए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट हम लोग इशू करेंगे, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मैं इसको कंक्लूडिंग इवेंट को डॉक्टर धीरज बेस जी को प्रेषित करता हूँ, वो आपसे कुछ बात करेंगे। हेलो सभी प्यारे ऑडियंस को मेरा प्यारा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि ये हमारा 2 दिन का कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमारे कलीग्स डॉक्टर आदेश कुमार जी ने भी अपना व्याख्यान दिया और कल हमने भी अपना व्याख्यान सफलतापूर्वक आपको समझाने का, आप तक प्रेषित करने का समुचित प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि हम दोनों का व्याख्यान आपके लिए हितकर हो, आपके लिए जो है आपको इससे लाभ मिले, आप लोग लाभान्वित हों और जो मैक्सिमम हम अपना आउटपुट दे सकते हैं हमने पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा अगर कुछ भी कमियां होंगी उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। हम आशा करते हैं कि आने टाइम में हम और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस फील्ड में, अपने फार्मा फील्ड में, मेडिकल साइंस में आपके सामने लेके आएंगे। उम्मीद अब इसके बाद हमने एक यहाँ पर क्विज सेशन रखा हुआ है, उसमें आपको 50% मिनिमम स्कोर करना है। उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट कुमाऊं यूनिवर्सिटी के आधार पर जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे दिए जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये क्विज भी आप आसानी से पार कर लेंगे। और मैं स्पेशली इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमने ये संपर्क कार्यक्रम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव में किया था। इसके लिए हमारे प्रोफेसर NK जोशी सर जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, उनका एफर्ट्स रहा। प्रोफेसर PC कविदयाल सर, डॉक्टर अमित जोशी सर, डॉक्टर अर्चना नेगी मैम जो हमारी हेड हैं, डॉक्टर कुमुद वैद्य सर, डॉक्टर BK सिंह सर, डॉक्टर अनिता सिंह मैम, डॉक्टर LS रहोतला जी, डॉक्टर वीना पांडे मैम, डॉक्टर मयंक पांडे सर और हमारी मेन ये हम जो कार्यक्रम हम आपके बीच पहुंचा पाए, जो इसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी की वीडियो, बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रेजेंटेशन आया, इसके लिए हमारे जो टीम है, टेक्निकल टीम, डॉक्टर तनुज पांडे, डॉक्टर सुप्रभात जोशी, इनका अहम योगदान है। इनके बगैर हम ये कार्यक्रम आपके सामने सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारा इन दो दिन कार्यक्रम में हमारा सबसे साथ दिया और हमने भी अपना बेस्ट आउटकम देने का आपको पूरा प्रयास किया। तो इसी के साथ मैं अपने सबको विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। क्वेश्चनर भी हमने आपको मेल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।